हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BHIC 134। इसका यूनिट नंबर जो है हमारा 13 है और ये आपका इस बुक का लास्ट यूनिट है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की जितनी भी यूनिट थी आपकी 1 से लेकर 12 तक की, वो सभी जो है अपलोड हो चुके हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हो। ये आपका जो है लास्ट यूनिट है इस वाली बुक का। इसमें हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता का आगमन, ठीक है, साथ ही संविधान सभा और गणतंत्र की स्थापना। ये सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सभी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, यूनिट है आपका, इसमें हम ये सभी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके यूनिट नंबर जो 12 तक है वो हो चुका है और यूनिट नंबर जो 13 है इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं परिचय की, कि इस वाली यूनिट में हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और किस स्थिति पे जो है यहाँ से जो ये यूनिट है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, आप यहाँ पर देख सकते हो दो चीज़ें हैं, उसके बाद की जो बात है यहाँ पर की गई। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और भारत छोड़ो आंदोलन जो है यहाँ पर हो चुका है उसके बाद। तो ये सब चीज़ें जो हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्रिटिश शासन थी उनको पता चल गया था कि उनका जो शासन है वो बहुत लंबे समय तक अब नहीं चलने वाला है, उनका शासन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। उनको इस बात का पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग जो है वो जागरूक हो गए थे, लोगों को जो चीज़ें हैं वो पता चल गई थी और लोग अब इस उद्देश्य पर बात करने लग गए थे कि अब उनको स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, उनकी जो परेशानियाँ थी उनको छोड़कर अब वो स्वतंत्रता के पीछे जो है वो पड़ गए थे। एक विशाल साम्राज्य शक्ति वाला जो ब्रिटेन था वो भी कमज़ोर होता चला जा रहा था। 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली रूप ले लिया था उसने। ठीक है, और जो बिहार, बंगाल और मुंबई जैसे जो बहुत सारे जो स्थान हैं वहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, वहाँ पर जो है उनका ज़्यादा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते नहीं थे। तो यही सारी बात थी। यहाँ पर समझते हैं समझौता वार्ता के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 1940 के अंत तक युद्धों में अंग्रेज़ों को इस बात का अनुमान लग गया था कि अब जो वो अपना शासन चला रहे हैं वो आपको पता ही है बलपूर्वक अपना शासन चला रहे थे। सैनिक का दबदबा बनाया हुआ था भारत के ऊपर में, जिससे उनका शासन जो है चल रहा था। ठीक है, तो अब जो है वो नहीं चलने वाला है। अब वो जो है अधिकार नहीं रख पाएंगे बलपूर्वक जैसा उन्होंने पहले रखा था। तो अब क्या है, उनको कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने का जो टाइम है वो उनको लग रहा था कि अब आ चुका है और अब ये सारी चीज़ें होने वाली है। शिमला सम्मेलन के ऊपर हम बात कर लेते। देखिए, जो शिमला सम्मेलन था इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे जो नेता थे, ठीक है, प्रमुख नेता, उन सभी लोगों ने भाग लिया यहाँ पर। ठीक है, शिमला के अंदर हुआ था ये जो शिमला सम्मेलन है अपना। ठीक है, और ये 25 जून 1945 को हुआ था। इसमें 22 प्रतिनिधि शामिल थे, ये सारी चीज़ें थी। इसमें हुआ क्या था, इसको जो ऑर्गेनाइज करवाया था वो अंग्रेज़ों ने करवाया था और इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि यहाँ पर क्या है कि हिंदू नेता को और जो यहाँ पर थे मुस्लिम नेता जो थे, ठीक है, तो उनको, जैसे कि मुस्लिम नेता में कौन आ गए अपने जो थे जिन्ना, ठीक है, अली, ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी, तो इन्हीं सब को जो है यहाँ पर बात करवाई गई थी। और किसी बात पर क्या हुआ था, मुस्लिम लीग जो है वो अटक गई थी। ठीक है, यानी कि किसी बात पर क्या है उन्होंने वहाँ पर कर दिया था, किसी बात पर वो अटक गई थी, जिद कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी और एट द एंड जब पता चला तो इसका जो कंक्लूजन है वो निकला कि ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन अंग्रेज़ों ने जानबूझकर यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज़ करी थी, जिससे क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो मतभेद पैदा हो और सांप्रदायिकता जो है उसको बढ़ावा मिले। तो ये सारी जो चीज़ें हैं शिमला सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी। इसे पढ़ते हैं यहाँ पर डिटेल में। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। ठीक है, ये शिमला में होने वाला क्या था, एक सम्मेलन था जिसके अंदर 22 प्रतिनिधि जो है वो शामिल थे। अब इसमें कौन कौन शामिल थे उसे समझते हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो प्रमुख नेता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन्हें भी हम जानते हैं। इसके बाद इसमें आ जाता है मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ़ार खान, और ये सारे जो है उस समय के प्रमुख नेता थे। ठीक है,
अब हुआ क्या, ब्रिटिश भारत की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों में से एक मुस्लिम लीग, इसके बारे में आप जानते हो, तो इन्होंने क्या किया, किसी बात पर अड़ गए, ये जिद कर दिया इन्होंने, तो जिसके कारण क्या हुआ, शिमला सम्मेलन असफल रहा। और जो अंग्रेज थे वो यही चाहते थे कि ये जो सम्मेलन हो ये असफल हो जाए, जिससे क्या हुआ, बाद में सभी घटनाओं को जब देखा गया तो ये बात पता चली कि शिमला जो समझौता है, एक तरह का शिमला समझौता का प्रयास जो है मात्र एक कोरा नाटक था। ठीक है, एक नाटक रचा था अंग्रेजों ने, वास्तव में हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव पैदा करने के लिए जो है इसको रचा गया था। उन्होंने इसका खूब प्रसार किया, अंग्रेजों ने इसका खूब प्रसार किया, ठीक है, इसको खूब प्रमोट किया, और भारत में ये बात जो है फैलाई कि भारत में सांप्रदायिकता की जो समस्या है उसका समाधान असंभव है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हुई थी शिमला सम्मेलन के अंतर्गत। आगे देखते हैं, यह चुनाव और कैबिनेट मिशन योजना, इसे समझते हैं। दोस्तों देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था इसमें कि 1945 से 46 की सर्दियों में चुनाव हुए थे। अब यहाँ पर हुए थे दो टाइप के चुनाव, ठीक है, एक उन एरिया में जिसमें गैर मुस्लिम थे, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर कांग्रेस जीत गई थी, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा भारी मतों से सफलता प्राप्त हुई थी। एक थी जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, तो वहाँ पर क्या है, मुस्लिम लीग जीत गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग के लिए एक दिक्कत क्या आ गई थी कि जो क्षेत्र में उनको जीतना था, जिस क्षेत्र को वो पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, वहाँ वो जीत नहीं पाए। तो उसके आगे की स्टोरी देखिए यहाँ पर जो है क्या सीन हुआ था। यहाँ पर देखते हैं 1945 से 46 सर्दियों में हुए चुनाव में क्या हुआ, गैर मुस्लिम चुनाव में कांग्रेस को जीतना था, तो यहाँ पर कांग्रेस की भारी सफलता हुई, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या है पूरा बहुमत से जो है विजय प्राप्त कर ली। प्लस में क्या है, जबकि मुस्लिम लीग ने क्या किया, सिंध, पंजाब, बंगाल, जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहा करते थे, उन क्षेत्रों में क्या है सफलता प्राप्त की, ये भी ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आई जब मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों में भी उनको सफलता नहीं मिली, ठीक है, सफल नहीं हुए, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पर वो पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे, पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे, ठीक है, उनका जो एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर आता। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर क्या है थोड़ा सा सीन हो गया, तो इसलिए क्या हुआ, इटली की सरकार ने समय जो है नष्ट नहीं किया, और बातचीत का दौरा उन्होंने क्या है शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, तुरंत से ही 3 कैबिनेट सदस्य और एक उच्च स्तरीय मिशन भारत में समझौते के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि भाई शांति से तुम अपने हस्तांतरण का जो फैसला है उसे करो, और उसे करने का तरीका ढूंढो, और ये सारी जो बातें हैं ये, ठीक है, तो तुरंत ही भारत भेजा गया, और इसे ही कैबिनेट मिशन के नाम से, कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, ये हमारा दूसरा टॉपिक, इसमें क्या है, संविधान निर्माण और संविधान सभा, इसके बारे में समझते हैं। संविधान निर्माण क्या दोस्तों, इससे पहले भी बातचीत हो रखी है, मतलब इसमें क्या है कि बनाने की बातचीत। अब जैसे कि आपको याद होगा कि नेहरू रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, उसमें भी संविधान के बनाने की और ये सारी बातों की उसमें बोला गया था कि मौलिक अधिकारों को जो है उसके अंदर जो है शामिल करना चाहिए, ठीक है, जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके अधिकार प्लस में मौलिक अधिकार, ये सारी जो बातें इसके अंदर डालने की बात की गई थी, ठीक है। तो वो सारी हम जो बातें हैं यहाँ पर पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक की जो बातें हैं इसके अंतर्गत जो है वो की गई थी, वो सारी बातें यहाँ पर समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, भारत के लिए एक संविधान तैयार करने की मांग वास्तव में क्या है, आत्मनिर्णय की दिशा में बहुत अच्छा कदम जो है वो माना गया था। अब नेहरू रिपोर्ट जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थी किन्होंने, मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी, बोला गया था कि मौलिक अधिकारों को इसके अंदर जो है वो डालना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें ये होनी चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान जो है वो भी जो इसके अंतर्गत बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर किस किस चीज़ की बात की गई थी, इसके अंदर बोला गया था फर्स्ट ऑफ ऑल मौलिक अधिकारों की, सेकंड बात की गई थी इसमें अल्पसंख्यकों की, ठीक है, अल्पसंख्यक लोग जो संख्या में कम होते हैं उनके अधिकारों का भी जो ध्यान है वो रखना चाहिए, ये सारी बातें की गई थी। ये सारी जब बातें हो गई थी तो एट द एंड क्या हुआ था, 1940 में वायसराय ने स्वीकार कर लिया कि भारत के लिए जो संविधान निर्माण का जो कार्य है, जो ये काम है,
ये प्राथमिक रूप से किसका है, भारतीयों की जिम्मेदारी होगी। तो ये सारी जो बातें हैं ये होती गई धीरे धीरे, और ये सभी जो बात है ये आगे पहुंची। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है स्वतंत्रता के बाद की राज्य व्यवस्था पर राष्ट्रवादी विरासत का प्रभाव। इसका क्या मतलब है, देखिए जब ये सारी बातें हो रही थी, स्वतंत्रता की बातें हो रही थी, तो इस पर राष्ट्रवादी ने जो है अपनी कैसी विचारधारा रखी, उन्होंने भी कुछ बात बोली होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम इस वाले टॉपिक में समझेंगे। देखिए राष्ट्रवादी नेताओं ने क्या किया, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सुधार लागू करने की आवश्यकता है, इस पर बल दिया, ठीक है। अब आपको पता है जो राष्ट्रवादी है वो, उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है अपने राष्ट्र की भलाई, वो अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने जो एक अच्छा मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक सुधार की ज़रूरत है, और इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि उन कानूनों का विरोध किया उन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने किस प्रकार के कानूनों का विरोध किया, जो कि औपनिवेशिक काल के दौरान नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित करती है, ठीक है। नागरिकों के जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, उसको सीमित करती है, उस कानून का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। उन्होंने भारत में प्रेस और अभिव्यक्ति के आधार पर एक उचित स्थान जो है वो दिया। आपको पता है जो प्रेस है उनको क्या है, एक अच्छा स्थान दिया उनको, मतलब खुल के बोलने की, लिखने की, ये सारी जो बात है, तो उनको जो है एक अच्छा लेवल पर उनको स्थान दिया, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं ये है। आपका जो यूनिट है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। साथ ही आपको क्या करना है, आपको अब ये जो बुक है ये ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप क्या है, दूसरी बुक का जो सब्जेक्ट कोड है वो मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, ठीक है, जो भी आपको स्टार्ट करवाना है। और आप क्या है, आप कमेंट में भी लिख सकते हो, इस वीडियो के कमेंट में आप जो है लिख सकते हो, आप वहाँ पर भी मुझे भेज सकते हो। और प्लस में वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो आप जिनके साथ पढ़ाई करते हो, जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। प्लस में आप क्या सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, जिससे नई वीडियो कुछ नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। अब एक नया जो बुक है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्या है कि हमारी जो कुछ सब्जेक्ट कोड है जो कि पेंडिंग है, ठीक है, जिसके क्या है कि मेरे ख्याल से 4 पार्ट जो है वो बन चुके हैं, उसका अगला पार्ट जो है वो करेंगे। ईवीएस के भी जो कुछ पार्ट हैं वो बन चुके हैं, तो उसके भी जो आगे के पार्ट हैं उसको हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट कोड और ये सारी चीज़ें जो है भेज सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं यहाँ पर अगली वीडियो में। धन्यवाद।